अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है फिर से एक और नए लेक्चर में। तो आज हम फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल सीखने वाले हैं। ठीक है। सो बेसिकली हम फैक्टराइजेशन के ऊपर दो लेक्चर्स बनाएंगे। ये पार्ट वन होगा जिसके अंदर हम फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे। क्लियर है? इस लेक्चर के अंदर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकाले जाते हैं, ये तमाम चीजें ना इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? देन उसके बाद हम सेकेंड लेक्चर के अंदर फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल सीखेंगे। क्लियर है? सो अगर आपको फैक्टराइजेशन में डाउट है, अगर आपसे फैक्टराइजेशन नहीं हो पाता है, तो आप इस वीडियो को देखो। क्लियर है? इस वीडियो के बाद ना फैक्टराइजेशन में आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। सो एंड साथ ही साथ हम एनसीईआरटी के जो बचे हुए क्वेश्चंस थे जो हमने पिछली वीडियो में छोड़ दिए थे, उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? एंड एट द एंड ऑफ लेक्चर हम एक बहुत ही अच्छा सवाल करेंगे फैक्टराइजेशन के ऊपर। तो इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो लास्ट तक ज़रूर देखना। एंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो हेडिंग लगाइए फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन भी हम किसकी पढ़ने वाले हैं आज? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन के ना हम दो तरीके आज देखने वाले हैं। पहला जो तरीका होगा उसको हम नाम देते हैं स्प्लिटिंग। आई थिंक इट इज द मिडिल टर्म। ठीक है, यानी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की मदद से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, अभी सीखेंगे इसको। देन उसके बाद दूसरा जो तरीका देखेंगे वो है हमारा फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम। क्लियर है? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ना हम दो तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से या फिर फैक्टर थ्योरम की मदद से। ठीक है, फैक्टर थ्योरम की मदद से तो हम क्यूबिक को भी फैक्टराइज करेंगे और उससे बड़ी जो डिग्री की पॉलिनोमियल है उनको भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी जो हमारी चर्चा होगी वो इन दोनों के ऊपर ही होगी। और बेसिकली एट द एंड ऑफ लेक्चर आप ये देखोगे कि हम ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ज्यादा प्रेफरेबल मेथड जो है वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को मानते हैं। ठीक है, अभी आपको इस चीज का फील आ जाएगा कि क्यों हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने में आसान लगता है। ठीक है, तो इतना अगर नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन करो। ठीक है, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? सबसे पहले हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और फैक्टर थ्योरम की मदद से फैक्टराइज करना सीखेंगे। तो इतना नोट डाउन करें। सो आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। हम यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। मैं एक पॉलिनोमियल ले रहा हूं, 6x² प्लस 17x+5। ठीक है, और मुझे इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का मतलब इसके फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, फैक्टर बनाने हैं। तो चलिए फैक्टर बनाते हैं फिर। इसको मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। पहले हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे, देन उसके बाद हम फैक्टर थ्योरम से करेंगे। तो सबसे पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की मदद से हम इसके फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, फैक्टर फाइंड आउट करें। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, अब ध्यान से देखना। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हमें क्या करना होता है? सबसे पहले आप ये चेक करो कि जो हमारा पॉलिनोमियल है, गिवन पॉलिनोमियल, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax² प्लस bx प्लस c, इसी प्रकार का होता है, राइट, जहां पर a जो है हमारा वो 0 नहीं होना चाहिए एंड a b c ये कोई से भी रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है, आर एनी रियल नंबर। क्लियर है, ये चीज आई होप आपको मालूम होगी, ठीक है, क्योंकि अब पॉलिनोमियल के हम बहुत आगे आ चुके हैं और ये चीज अगर आपको नहीं मालूम है तो फिर मतलब नहीं बनता इस चीजों को पढ़ने का। क्लियर है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो ये होता है। तो सबसे पहली चीज आपको ये चेक करना है कि जो गिवन पॉलिनोमियल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, पहली चीज। सेकंड थिंग क्या करना है आपको, अगर आपका पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है देन उसके बाद स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की कहानी आप चालू करो। कैसे, तो पहले हम चेक कर लेते हैं। तो 6x² प्लस 17x प्लस 5, तो दैन से देखें ये जो चीज है ये कुछ ax² जैसा लिख रखा है, ये कुछ bx और ये कुछ c, जहां पर a जो है वो साफ तौर पे दिख रहा है, 0 नहीं है। दैट मीन्स ये जो चीज है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में बिल्कुल क्लियर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप 1 आप बोल सकते हो, ठीक है, स्टेप 1 में क्या करना है हमें, कोएफिशिएंट ऑफ x², फिर से सुन लो, कोएफिशिएंट ऑफ x² या फिर यूं कह लो लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है, लीडिंग कोएफिशिएंट को आप कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करो। मतलब कांस्टेंट टर्म ये है हमारा, लीडिंग कोएफिशिएंट हमारा 6, ठीक है, पहले आप इनको मल्टीप्लाई करो। तो 6 मल्टीप्लाई 5 ये क्या आएगा, तो आप बोलोगे ये 30 होगा, है ना। ये हमने कैसे किया, तो हमने किया लीडिंग कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दिया हमने कांस्टेंट टर्म से, राइट, ठीक है इतना। देन उसके बाद अब क्या करना है आपको, स्टेप 2। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, ये जो मल्टीप्लाई होकर आंसर आया है इसके फैक्टर बनाओ, ठीक है। तो 30 के फैक्टर क्या बनेंगे, तो आप बोलोगे 30 का फैक्टर एक तो 1 है ना, और दूसरा अपना ये 30 हो जाएगा खुद, है ना। फैक्टर आई होप आपको ये चीज आती होगी फैक्टर निकालना। तो 30 का फैक्टर हो गया 1, 30, 2 भी इसका फैक्टर हो जाएगा, है ना। फैक्टर का मतलब इसको डिवाइड कौन कौन से नंबर करेंगे, तो आप 0 से ऊपर के जितने भी नंबर से पहले उनको चेक करो, ठीक है। तो 1 इसको डिवाइड कर देगा, 30 भी डिवाइड कर देगा, 2 भी डिवाइड कर देगा, 3 भी डिवाइड कर देगा, 4 करेगा क्या, तो आंसर है नहीं, 4 डिवाइड नहीं कर पाएगा। 5 कर देगा, जी हाँ बिल्कुल कर देगा। 6 कर देगा, जी हाँ बिल्कुल कर देगा, क्योंकि 5 6 30 होता है ना। 7 कर देगा, नहीं। 8 9 नहीं। 10 कर देगा, जी हाँ बिल्कुल कर देगा। 11 12 13 14 15 कर देगा, राइट। 15 के आगे जितने भी नंबर्स हैं 16 17 18 ये कोई नहीं करने वाले, सीधा डायरेक्टली आपको क्या मिलेगा 30, उसके बाद 15 के बाद सीधा डायरेक्टली 30, और 30 के ऊपर जाना भी नहीं है, क्यों, क्योंकि फैक्टर जो है वो नंबर से बड़ा नहीं होता, क्लियर है। तो ये इसके हमें फैक्टर्स मिल गए, ठीक है, फैक्टर आपने तोड़ लिए इसके, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन फैक्टर्स को ना सभी फैक्टर्स के आगे प्लस माइनस लगा दो, कुछ इस तरह से, +-1 +-30 +-2 +-3 +-5 +-6 +-10 एंड +-15। अब ये बोलोगे कि ये क्या कर दिया, तो भाई ध्यान से देखो, ये जो तुम्हारे पॉजिटिव फैक्टर्स तुमने निकाले, तो भाई नेगेटिव फैक्टर्स भी तो एग्जिस्ट करते होंगे ना। जैसे देख लो ध्यान से, फैक्टर का मतलब क्या होता है, आप अगर इन टुकड़ों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वापस 30 मिलेगा, ठीक है। कैसे, अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर आप ये बोल रहे हो 15 2 30 होता है, ठीक है, तो 15 और 2 इसके फैक्टर हो गए, लेकिन ये चीज भी तो सही है, -15 मल्टीप्लाई -2 इट इज ऑल्सो 30, तो -15 और -2 भी तो इसके फैक्टर हो गए ना, क्लियर है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सभी माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस लगा दिया, क्लियर है। अब आगे क्या करना है, ध्यान से सुनना, स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करना है, आपको यहां से, फिर से सुन लो, आपको इन फैक्टर में से 2 फैक्टर उठाने, केवल 2, ठीक है। हाँ, 2 फैक्टर ऐसे उठाने, या फिर यूं कह लो यहां से एक पेयर उठाओ, पेयर का मतलब होता है जोड़े, एक ऐसा जोड़ा उठाओ जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आपको ये बीच वाला नंबर मिले, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मिल जाए, ठीक है। आपको ऐसा
फैक्टर का यहाँ पे पेयर ढूंढना है। तो भाई एक बात बताओ, 17 इनकी मदद से कैसे बना सकते हो? तो देखो मेरे पास ना एक 15 है और एक 2 है। अब यहाँ पे तो काफी जल्दी क्लिक हो गया, ठीक है, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं 15 को और 2 को आपस में जोड़ दूं तो मुझे 17 ही मिलेगा। और कोई है क्या? और भी चेक कर लो, ठीक है। एक्चुअली क्या होगा ना कि सारे फैक्टर में से कोई एक ही पेयर निकलेगा, एक से ज्यादा पेयर नहीं एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। आप बोलोगे कि 15 2 है, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, तो चेक कर लो, ठीक है, अपनी तसल्ली के लिए पूरी तरह से चेक करो। तो आप अगर दो पेयर और कोई उठाते हो 15 2 को छोड़कर, अगर आप 10 3 उठाते हो तो ये 13, या फिर माइनस करोगे तो 7 मिलेगा, ठीक है। 5 6 को उठाते हो तो या तो ये 11 देंगे जोड़ के, या फिर माइनस होके 1 दे देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आप अगर चेक करो तो आपको कहीं से 2 नहीं मिल रहा, केवल 2 और 15 की मदद से, सॉरी, कहीं से भी आपको 17 नहीं मिल रहा, केवल 2 और 15 की मदद से आपको 17 मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहां से 15 और 2 को उठाया। अब दूसरी चीज कि कौन से साइन का हमें पेयर उठाना है, ठीक है। तो आपको साइन वही उठाना है जिसको मल्टीप्लाई करके आपको, फिर से सुन लो ध्यान से, आपको पेयर वही उठाना है जिसको मल्टीप्लाई करके आपका ये नंबर बने, ठीक है। जिसको आपने स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन किया था ना, वही नंबर आपको वापस मिले, तो आपको वो पेयर उठाना है। तो आप बोलोगे कि ठीक है, ये 15 और 2 से भी हमें ये मिलेगा मल्टीप्लाई करने पे, और -15 और -2 को भी मल्टीप्लाई करने पे यही मिलेगा, ठीक है। तो इनमें से अब कौन सा ले, दो पेयर है हमारे पास, ठीक है। तो इनमें से कौन सा पेयर सही होगा, क्योंकि हमें तो लेना कोई एक ही है। तो अब बात यहां पे ये आती है कि अब आपको चेक करना है कि इस बीच वाले में एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। अगर ध्यान से आप देखो तो यहां पर एक्स का कोएफिशिएंट है +17। क्या +17 आप इन दोनों की मदद से बना सकते हो? तो आंसर है जी नहीं, कभी नहीं बना पाओगे। आप इनको अगर ऐड करते हो तो -17 मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करते हो तो -13 मिलेगा, ठीक है। क्या आप इनकी मदद से +17 बना सकते हो? तो आंसर है जी हाँ, अगर आप इनको जोड़ दो तो आपको क्या मिलेगा, +17 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने पेयर उठा लिए। देन उसके बाद अब स्टेप 3 में आपको क्या करना है, सॉरी स्टेप 4 में आपको क्या करना है, इन पेयर की मदद से ना इस बीच वाले कोएफिशिएंट, इस बीच वाले टर्म को, ठीक है, यानी यहाँ पे जो एक्स का कोएफिशिएंट वाला टर्म है इसको स्प्लिट कर दो इनकी मदद से। कैसे? 6x² को ऐसे ही लिखा रहने दो और +5 को ऐसे ही लिखा रहने दो, ठीक है। देन बीच में आप 17x को इनकी मदद से ऐसे स्प्लिट करके लिख दो, 15x + 2x, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहां पे हमने बीच वाले टर्म को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। इसीलिए ना इस मेथड का नाम ना स्प्लिटिंग द मिडल टर्म पड़ा है। क्यों? क्योंकि इस मेथड के अंदर हम कर ही क्या रहे हैं, बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं। अब देखो ये जो चीज आपने कर दिया ना, अब इसके आगे तो कहानी खत्म। क्यों? क्योंकि अब जो लाइक टर्म्स हैं उनके अंदर से आपको कुछ कॉमन निकालना है, देन उसके बाद आपको आपका फैक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो कॉमन कैसे निकालोगे, तो ध्यान से देखो, ये चीज और ये चीज क्लियर है, इस चीज और इस चीज में से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है तो कॉमन लो, अदरवाइज नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं। तो मुझे तो दिख रहा है साफ साफ तौर पे 6 और 15, 6 और 15 में क्या कॉमन होता है, ठीक है, 6 और 15। तो देखो 6 जो है वो भी 3 का मल्टीपल है और 15 जो है वो भी 3 का मल्टीपल है। दैट मीन्स मैं 6 और 15 में से 3 बाहर ले सकता हूं, तो मैंने 3 बाहर ले लिया। देन उसके बाद यहां पर x² है, यहां पर x है, ठीक है। इसका मतलब यहां पर x मल्टीप्लाई x है और यहां पर केवल एक x है। तो देखो यहां पर 2x है, यहां पर 1x है, 1x को मैं बाहर ले सकता हूं, है ना, कॉमन आ सकता है। तो मैंने यहां से x भी कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, देखो 3 आपने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 2 बचेगा। क्यों? क्योंकि 3 2 6 होगा ना भाई। देखो 6 होता है क्या है, 6 होता है 3 × 2। आपने 3 बाहर को ले लिया तो अंदर 2 ही बचेगा ना, ठीक है। देन उसके बाद यहां से आपने एक x कॉमन ले लिया तो अंदर केवल एक x बचेगा, ठीक है। अब आगे प्लस, इसकी कहानी तो खत्म हो गई। अब इसमें से आपने 3 कॉमन ले लिया और x भी कॉमन ले लिया, तो 3 कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा 5 और x भी कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा कुछ भी नहीं। देन उसके बाद यहां पे ब्रैकेट क्लोज करो, क्योंकि अब यहां से कहानी खत्म हो चुकी है ना। हमने फैक्टर कॉमन सिर्फ इन दोनों के अंदर से लिया था, पूरे में से कॉमन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आगे देखो 3 है भी नहीं कॉमन और इसमें भी 3 कॉमन नहीं है। अब उसके बाद क्या करना है, हमें इन दोनों के अंदर से कुछ कॉमन लेना है। तो ध्यान से देखो, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? तो यहाँ पर 2x है, वहां पर 5 है और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है ना, कुछ भी कॉमन जैसा दिख नहीं रहा। तो आप कॉमन नहीं दिख रहा तो आप क्या बोलोगे, सीधा 1 कॉमन लो बाहर,
है ना, कुछ नहीं कॉमन दिखे तो 1 कॉमन आएगा, तो 1 कॉमन आया और इस चीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि 1 हमने कॉमन लिया तो अंदर 2x बचेगा, यहां पर 5 बचेगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर से आपको कुछ कॉमन दिख रहा हो तो कॉमन लो, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है साफ तौर पे ये चीज कॉमन है, ठीक है, ये चीज कॉमन है तो इसको मैं बाहर उठा के कॉमन ले रहा हूं, 2x+5, ये चीज कॉमन आ गई। अंदर क्या बचेगा, यहां से मैंने इस चीज को कॉमन ले लिया तो यहां पे केवल 3x बच गया, 3x एंड प्लस यहां से मैंने 2x+5 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 1, ठीक है। तो ध्यान से देखें, हमने ना फैक्टर कंप्लीट कर लिए। ध्यान से देखो, ये एक चीज है, ये एक एक्सप्रेशन है और ये एक एक्सप्रेशन है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई में। फैक्टर का मतलब ही क्या होता है, आपको ऐसे टुकड़े बनाने जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, ठीक है, और उनको मल्टीप्लाई करने पे दोबारा वही एक्सप्रेशन बन जाए या फिर वही नंबर बन जाए। तो हमने यहाँ पे ध्यान से देखो, ये दोनों चीज आपस में मल्टीप्लाई में, दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स जो है ना वो हमें मिल चुके हैं, क्या, 2x+5 एंड 3x+1। तो इस पॉलिनोमियल के फैक्टर क्या हैं, 2x+5 एंड 3x+1। अब आप बोलोगे कि ये तो बहुत लंबा मेथड है, तो अभी हमने यहाँ पे स्टार्टिंग किया है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में मुझे आपको समझाना था, सो इसलिए ना यहाँ पे हमें टाइम लगा। आप जब इस चीज के अंदर कमांड हासिल कर लोगे, ठीक है, तो आपको ये पूरा प्रोसीजर करने में मैक्स टू मैक्स 2 से 2.5 मिनट, ठीक है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और कुछ अच्छे सवाल हुए तो शायद 3 4 5 मिनट, ठीक है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल हमने लिया और इस एग्जाम्पल के इस पॉलिनोमियल के हमने फैक्टर्स यहां पे निकाल दिए बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अच्छा, अब बात करते हैं, अगर मैं इसके जीरोस पूछ लूं आपसे, जीरोस कैसे निकालोगे, तो जीरोस के लिए एक कहानी बस आपको और करना है। देखो भाई, जीरोस निकालने के लिए यहां तक ये चीज तो आपको फिर भी करना पड़ेगा जीरोस निकालने के लिए, ठीक है। वैसे ऑल दो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस नहीं निकालना है अभी, ठीक है, क्योंकि ये चीज क्लास 10th का पार्ट है। लेकिन मैं आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, अगर आपके दिमाग में थोड़ी सी खिचड़ी पक रही है कि जीरोस कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं, हमने क्या बोला था, पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दो, है ना। जीरोस हमने कैसे निकाले थे पीछे लीनियर में, या फिर जो भी हमने एग्जांपल डिस्कस किए वहां पे हमने जीरोस कैसे निकाला था, हमने कहा था कि पॉलिनोमियल को ना पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाओ 0 रखकर, ठीक है। तो ये जो चीज है ये हमारी है 6x² + 17x + 5 = 0, राइट, ठीक है। अच्छा, इसके फैक्टर हमने क्या निकाले, इसके फैक्टर निकाले हमने ये 2x+5 एंड 3x+1 = 0, राइट, ये इसके फैक्टर हैं, ठीक है। मतलब मैंने इसको इन दोनों के टुकड़ों में लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज आपको क्या बता रही है, तो ये चीज आपको ये बोल रही है कि दो चीजों को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है। अच्छा, दो चीजों को मल्टीप्लाई करने पे 0 कब आता है, जब उसमें से कोई एक नंबर 0 रहा हो या फिर दोनों ही 0 रहे हो, है ना। ये दोनों केसेस पॉसिबल है, लेकिन मुझे नहीं पता ना इनमें से कौन सा 0 रहा हो, है ना, मुझे नहीं पता इनमें से कौन सा 0 है। तो हम एक काम करते हैं, हम यहां से ये बोलते हैं कि 2x+5 या तो ये 0 रहा होगा, ठीक है, या फिर 3x+1 ये 0 रहा होगा, ठीक है, यही बोल सकते हो आप। और यहां से अगर आप इस चीज को कैलकुलेट करो तो यहां से आपको दिख रहा होगा 2x = -5 और x = -5/2। मतलब ये चीज 0 कब होगी, जब आपका जो वेरिएबल है x वो -5/2। उसी तरह से यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो 3x+1 = 0 रखो एंड 3x = -1 एंड x = -1/3। और ये चीज हमें क्या बोल रहा है कि ये फैक्टर कब 0 होगा, जब x = -1/3 रहा होगा। और ध्यान से देखो, जब ये फैक्टर 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, दैट मीन्स पॉलिनोमियल आपका 0 हो जाएगा। इसका मतलब आपने ये निकाला क्या है, ये एक आपने 0 ही तो कैलकुलेट कर दिया यहां पे। और उसी तरह से ये आपने क्या निकाला है, इसको अगर आप इस फैक्टर में रखते हो तो ये 0, अच्छा ये 0, इसका मतलब ये भी 0, मतलब पॉलिनोमियल 0। तो इसका मतलब ये चीज आपने क्या निकाल दी यहां पे, 0। तो ध्यान से देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरोस निकलते हैं, 2। यहां से कितने आ रहे हैं, 2, ठीक है। तो ऑल दो ये जो पार्ट है ये हम क्लास 10th में
पढ़ेंगे दोबारा, ठीक है। लेकिन अगर आपको फिर भी जानना था तो आप देख सकते हो, इस तरह से हम जीरोस कैलकुलेट करते हैं, क्लियर। लेकिन हमारा जो मकसद है वो यहां तक, ये फाइंड आउट करना, ठीक है। आई होप आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म समझ आया होगा। अब इसके बाद हम फैक्टर थ्योरम से इसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो इतना आप नोट डाउन करें, देन उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं फैक्टर थ्योरम की तरफ। सो नेक्स्ट आगे देखें, अब इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे बाय फैक्टर थ्योरम, ठीक है। सो फैक्टर थ्योरम में क्या है, यहां पे भी हमें कुछ स्टेप्स को ध्यान रखना है, ठीक है। स्टेप 1, अच्छा यहां पर भी एक चीज सेम है जो हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में की थी, कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी है, ठीक है। तो पहले आप तो यही चेक करोगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। अगर नहीं है तो पहले बनाओ, देन उसके बाद ये सारे स्टेप्स चेक परफॉर्म करो, ठीक है। तो हमने तो चेक कर लिया स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब आगे देखें, फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है कि लीडिंग कोएफिशिएंट को 1 बनाओ। मैंने क्या लिखा है, लीडिंग कोएफिशिएंट को ना 1 बनाओ। अगर पहले से है तो ये पहला स्टेप स्किप कर दो, आगे बढ़ जाओ। और अगर नहीं है तो पहले लीडिंग कोएफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको 1 बनाओ। कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से देखिए, 6x² प्लस 17x प्लस 5, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट है 6, इसको 1 कैसे बनाओगे। आप पूरे पॉलिनोमियल को अगर 6 से डिवाइड कर दो तो शायद ये काम हो जाएगा, है ना। अच्छा, पूरे पॉलिनोमियल को 6 से डिवाइड करने का मतलब आप सभी को 6 से डिवाइड कर दो, है ना। आई होप आप समझ पा रहे हो। तो ध्यान से देखो, ये चीज इससे डिवाइड होकर लीडिंग कोएफिशिएंट आपका 1 बन गया। और आगे की चीज ऐसे ही लिखे रहने दो। इतना कर लिया आपने, ठीक है। अब स्टेप 2, स्टेप 2 में आपको क्या करना है, ये जो कांस्टेंट पार्ट है आपका, ध्यान से सुनो, स्टेप 1 परफॉर्म करने के बाद यहां पर आना, ठीक है। अगर आपके पास पहले से ही लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है तो आप डायरेक्टली स्टेप 2 परफॉर्म करो, अदरवाइज स्टेप 1, ठीक है। तो स्टेप 2 में आपको क्या करना है कि ये जो कांस्टेंट टर्म है इसके फैक्टर्स निकालो। तो निकालते हैं, आ जाओ। 5/6, 5/6 के फैक्टर कैसे बनाओगे, तो देखो 5/6 को कैसे लिख सकते हो, मतलब किन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर करके 5/6 ला सकते हो। तो देखो 5/6 एक तो ऐसे आ सकता है आपका, है ना, 5/6 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब कहने का मतलब क्या है, देखो फैक्टर में ना सबसे मजेदार चीज क्या होती है, दो फैक्टर आपको पहले ही मिल जाएंगे। कैसे, एक तो 1, 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, ठीक है। दूसरा वो नंबर खुद, यानी 5/6। तो ये दो फैक्टर तो आप खुद ही लिख लो। अब आगे के जो फैक्टर हैं वो कैसे निकालोगे, तो ध्यान से देखो 5/6 को आप कैसे लिख सकते हो मल्टीप्लाई कर करके, तो वो चेक करो। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 5/2 मल्टीप्लाई 1/3, है ना। 5/2 1/3 मल्टीप्लाई करोगे, 5 1 जार 5, 2 3 जार 6। इसका मतलब 5/2 इसका एक फैक्टर होगा और 1/3 इसका एक फैक्टर होगा। तो 5/2 यहां पे लिखो और 1/3, ठीक है। अच्छा, और कैसे बना सकते हैं, और कोई यहाँ पे इसका अगर जुगाड़ हो तो बताओ, ठीक है। अच्छा, आप कैसे बताओगे, सॉरी। तो इसी तरह से चेक करो कि इसके और क्या क्या फैक्टर बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही, इसलिए फैक्टर थ्योरम में ना कभी कभी फैक्टर थ्योरम हमारे लिए आसान पड़ जाता है और कभी कभी बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है, और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में ये सारी कहानी बहुत जल्दी हो गई, ठीक है। तो और मेरे हिसाब से आई थिंक इसके फैक्टर नहीं बन पाएंगे, 5/2 और 1/3, हाँ बस यही हो सकता है, और कुछ नहीं, ठीक है। अगर और कुछ हो तो आप चेक कर लेना, ठीक है। मैं इसको यही छोड़ रहा हूं। अब आगे क्या करना है आपको, वही जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में आपने किया था, ये सब के आगे प्लस माइनस लगा दो, ठीक है। ये कहानी यहां भी करो, ठीक है। इतना कर दिया आपने। अब उसके बाद फैक्टर थ्योरम की कहानी अब चालू होगी। स्टेप 3, स्टेप 3 में आपको क्या करना है, ये जितनी भी वैल्यूज आई, कितनी मतलब जितने भी फैक्टर्स आए, कितने फैक्टर्स आए, 1 2 3 4, 4 का डबल 8, 8 फैक्टर्स आए, है ना। 4 पॉजिटिव के हैं, 4 नेगेटिव के हैं। सारे फैक्टर्स को ना इसमें एक एक करके रख रख के चेक करो कि कौन सा नंबर किसका फैक्टर है, क्योंकि फैक्टर थ्योरम में आपने फैक्टर थ्योरम आई होप आप पढ़ के आए होगे, ठीक है। नहीं पढ़ के आए हो तो प्रीवियस वीडियोस जाके देख लो। तो फैक्टर थ्योरम में हमें क्या
देखना होता है कि एक नंबर जो है वो अगर किसी पॉलिनोमियल में रखने पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जा रही है तो हम उस नंबर से एक लीनियर एक्सप्रेशन बनाते हैं और कहते हैं कि वो लीनियर एक्सप्रेशन उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो वही चीज हम यहां पे करने वाले हैं। हम 1 बाय 1 करके वैल्यूज उठा उठा के रखेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले पुट, अच्छा यहां पे एक चीज लिख लो कि स्टेप 3 में हमें करना क्या है। 1 बाय 1 ईच फैक्टर को रख कर चेक करें। ठीक है, यानी थोड़ी सी मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी सी है ना। तो देखो क्या लिखा है मैंने कि एक एक करके हर फैक्टर को रख कर चेक करो। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे रख के चेक करते हैं x बराबर 1। देखते हैं, अब देखो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल वाला ही मेथड है, बस फैक्टर थ्योरम यही है, हिट एंड ट्रायल, रख रख के चेक करो, जिस पे 0 वही फैक्टर होगा। ठीक है, तो x बराबर 1 रखा मैंने, तो ये कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस 17 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस 5। तो ये कितना हो रहा है? ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 5। भाई ये 0 तो कभी बनने से रहा है ना, कभी 0 नहीं बन पाएगा। तो इसका मतलब ये जो हमारा 1 जो है वो इसका फैक्टर कभी नहीं होने वाला। अच्छा, उसी तरह से -1 होगा, तो देखो ध्यान से, -1 मैं यहीं पे रख के नहीं चेक कर रहा, मैं डायरेक्टली देख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि खामा में फिर टाइम वेस्ट होगा। तो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये 6। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 17 और ये हो जाएगा आपका 5। तो माइनस का 17 और 5 ये कितना होता है? माइनस का 12। माइनस का 12 और प्लस का 6 कितना हो जाएगा? माइनस का 6। तो ये भी -1 पे 0 नहीं हो रहा। अच्छा, 5/6 पे क्या ख्याल है? 5/6 हो सकता है? तो चलो रख के चेक करते हैं। ठीक है, तो x बराबर 5/6। तो 5/6 पे अगर हम रखें तो आज रख के चेक करते हैं। 5/6 का स्क्वायर प्लस एंड 17 5/6 प्लस 3, सॉरी ये 5 है। तो ये चीज कभी 0 हो पाएगी? आप ध्यान से देखो, ये भी एक पॉजिटिव नंबर और काफी बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, यहां से ये मल्टीप्लाई हो के ये भी एक नंबर, ये भी एक पॉजिटिव नंबर, ये सारे पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर को आप जोड़ के कभी 0 बना सकते हो? तो इसका आंसर है जी नहीं, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा -5/6 पे चेक करो, तो -5/6 पे भी देख लेते हैं यहीं से। तो -5/6 ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यहां से जो है ये माइनस का आएगा। तो एक बार चेक करते हैं, क्या पता -5/6। वैसे ऑल्दो हमने इसका आंसर निकाल रखा है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें हमारा चेक करना यहाँ पर बनता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं एज अ बिगनर। ठीक है, हमें नहीं पता कि इसके आंसर क्या आएंगे। तो आज रख के चेक करते हैं। x बराबर -5/6। तो -5/6 रखा हमने, तो ये हो गया -5/6 का होल स्क्वायर प्लस 17 और ये हो गया -5/6 और ये हो गया प्लस का 5। तो ये हो जाएगा हमारा 6 मल्टीप्लाई 25/36। ठीक है, स्क्वायर कर दिया मैंने। -17 5 सर कितना होता है? तो ये होता है 85 और नीचे हो गया हमारा 6। ठीक है, ये हो गया 6 एंड देन प्लस 5। अच्छा, तो ध्यान से देखो, क्या ये चीज कभी 0 हो पाएगी? इसको आप यहां से डिवाइड कर दो तो ये 6 बचेगा। तो 25/6 और 85/6 ये 0 हो पाएगी? तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 25 माइनस 85 डिवाइड बाई 6, है ना, सिंपल फ्रैक्शन लगाया मैंने यहाँ पे। तो 25 में से 85 जाएगा, ये कितना बचेगा? माइनस का 60। माइनस का 60/6 ये क्या हो जाएगा? -10। -10 प्लस का 5 0 नहीं होने वाला, है ना, वो कितना हो जाएगा? -5। तो इसका मतलब ये भी चीज आगे +5 लिखकर ये भी चीज हमारी 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हम चेक करते हैं 5/2 के ऊपर। तो 5/2 पे चेक करो, तो ये कितना हो जाएगा? x बराबर 5/2 अगर रखते हैं तो 6 5/2 का स्क्वायर एंड प्लस 17 मल्टीप्लाई 5/2 देन प्लस 5। ठीक है, अब आगे देखो, तो ये क्या हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई 25/4 प्लस 85/2
2 प्लस 5। अब इसको सॉल्व करना आई होप आपको आता होगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 25 6 150 डिवाइड बाई 4 प्लस 85 डिवाइड बाई 2 प्लस 5। अच्छा एक काम करो ना, क्यों खामा खामा में इतनी लंबी कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब इसको यहाँ से 2 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 2 3 6 और ये हो जाएगा 2 2 4। तो ये कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 25, ये हो जाएगा हमारा 75 डिवाइड बाई 2 प्लस 85 डिवाइड बाई 2 प्लस 5। और ध्यान से देखो ये भी चीज ना जीरो के इक्वल कभी नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि ये भी तीनों पॉजिटिव नंबर है और तीनों आपस में ऐड हो रहे हैं, और पॉजिटिव नंबर को जोड़कर हम कभी जीरो नहीं बना सकते। चलो भाई, अभी तक तो हमें कोई आंसर मिला नहीं। अब आगे देखते हैं, -5/2 वो हमारा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि अब इसके आगे देखो बचे कितने। अगर ये भी नहीं हुआ तो इसका मतलब फिर ये लास्ट में बचेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे। अब रखते हैं x बराबर -5/2। तो डायरेक्टली मैं इसको यहां से सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि ये जो चीज है ये चीज तो सेम आएगी। क्यों? क्योंकि -5/2 का स्क्वायर और 5/2 का स्क्वायर वो तो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 75/2। कैसे लिखा? इस चीज को सॉल्व करके मैं 75/2 लेकर आए थे हम, ठीक है। तो -5/2 रखने पे भी यही आंसर आएगा। अब आगे जो कहानी है उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। वो कितना हो जाएगा, -17 इंटू 5/2। क्यों? क्योंकि ये माइनस कहां से आया, -5/2 रखने पे, ठीक है। और ये हो गया प्लस का 5। तो इसको अगर आप ध्यान से देखो तो 75/2 माइनस ये हो जाएगा 85 डिवाइड बाई 2 प्लस का 5। और ये सिंपल फ्रैक्शन है तो इसका आंसर कितना होगा, 75 माइनस 85 यानी -10 डिवाइड बाई 2 प्लस 5। और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5 प्लस का 5 जो कि इक्वल होता है 0 के। तो ध्यान से देखें, -5/2 रखने पे हमें 0 मिल चुका है। दैट मीन्स ये जो चीज है इससे हमें जो एक लीनियर एक्सप्रेशन मिलेगा वो कौन सा मिलेगा। आप इस चीज को उठा के इधर ले आओ, यानी x प्लस 5/2 ये बनेगा। यानी ये जो चीज है ये इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर बनेगा, ठीक है। सॉरी, इस पॉलिनोमियल का नहीं, इस पॉलिनोमियल का। क्लियर है? इस पॉलिनोमियल का वो एक फैक्टर है, ठीक है। अच्छा, तो इसी तरह से अब हमें आगे भी चेक करना है, क्योंकि अभी तो हमने एक ही फैक्टर निकाला है। दूसरे फैक्टर को चेक करते हैं, यहीं पे चेक करते हैं। आ जाओ। तो हम यहां पे क्या करते हैं, x बराबर, अच्छा देखो मैं +1/3 नहीं रख रहा। क्यों? क्योंकि प्लस के नंबर रखने से ना ये क्वांटिटी कभी 0 नहीं होने वाली। तो मैं डायरेक्टली नेगेटिव नंबर रख रहा हूं ध्यान यहां पर, ठीक है। तो -1/3 मैंने रख दिया। तो ये कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई -1/3 का स्क्वायर प्लस 17 मल्टीप्लाई -1/3 एंड प्लस 5। तो अब हमें थोड़ी सी जगह की जरूरत पड़ेगी, तो आप इतना नोट डाउन करें इस चीज को, देन उसके बाद हम आगे उसे प्रोसीड करते हैं। सो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब आगे देखें, नेक्स्ट हम इसको यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई -1/3 का स्क्वायर क्या होता है, 1/9, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 17/3 और ये हो जाएगा प्लस का 5, ठीक है। अच्छा, इस चीज को हम यहां से 3 से डिवाइड कर सकते हैं ना। इसको आप 3 से डिवाइड करो तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ये क्या बच गया, 2/3 -17/3 एंड प्लस का 5, ठीक है। कुछ गलती की है क्या हमने? नहीं, ठीक है, सही है। आगे देखें, अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप। तो ये क्या होगा, 2 - 17, ठीक है। ये दोनों फ्रैक्शन जो है इजी फ्रैक्शन है, आप इसको सॉल्व करो तो ये क्या होगा, 2 - 17 विच इज माइनस का 15 डिवाइड बाई 3 प्लस 5। और ये क्या हो जाएगा, -15/3 ये होता है हमारा -5 प्लस 5 इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब x इक्वल टू -1/3 जो है वो इसको सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब यहां से आप जो लीनियर एक्सप्रेशन बनाओगे, या फिर x बराबर -1/3, यहां से आप लीनियर एक्सप्रेशन कैसे बनाओगे इसका, इस -1/3 को उठा के इधर ले आओ तो ये हो जाएगा x प्लस 1/3। तो ये इसका एक फैक्टर कहलाएगा इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो हमें ध्यान से देखें, दो फैक्टर मिल चुके हैं, एक हमारा x+5/2 और दूसरा x+1/3। अब हमें क्या करना है,
ये दोनों फैक्टर्स हमने इसके निकाले हैं। तो जरा लिखते हैं, इसकी जगह पे हम इस चीज को लिखने जा रहे हैं। कैसे, ध्यान से देखें। मैं इस चीज को रफ कर रहा हूँ और इस चीज को मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एक्स प्लस 1/3 इज द फैक्टर। ठीक है, अब क्या करना है, स्टेप 4। तो ध्यान से देखिए, स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, बेसिकली हमने इसके फैक्टर बना लिए, x² प्लस 17/6 प्लस 5/6। ठीक है, अच्छा। और दूसरी चीज हमने यहाँ पे एक्चुअली किया क्या था, बेसिकली हमने इसके बाहर 6 का मल्टीपल भी तो लगाना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, आपने इस चीज को इन सभी से मल्टीप्लाई किया और साथ ही साथ डिवाइड भी किया। ठीक है, तो डिवाइड वाली क्वांटिटी तो हमने यहाँ पे लिख दी, लेकिन मल्टीप्लाई वाली क्वांटिटी हमने नहीं लिखी थी, तो जो कि हमारा फिर आंसर गलत हो जाता। तो ये चीज बाहर होगी। ठीक है, इस चीज के लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ, क्योंकि ध्यान से देखो, अगर आप 2 को आप कोई दूसरा नंबर बनाते हो मल्टीप्लाई करके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये चीज करना गलत है। लेकिन अगर आप इस चीज को ऐसे करते हो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये चीज बिल्कुल सही है। तो वही चीज हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, हमने क्या किया है, 6 से डिवाइड भी कर दिया और 6 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो इस चीज के बाहर जो है वो हमारा 6 पहले से मौजूद है। ठीक है, और इस चीज के फैक्टर हमें क्या मिले हैं, एक x प्लस 5/2 और एक x प्लस 1/3। ठीक है, तो जरा लिख दो फैक्टर को। एक फैक्टर है हमारा x प्लस 1/3 और एक फैक्टर है हमारा x प्लस 5/2। ठीक है, अब देखो हमें फैक्टर्स मिल चुके हैं। आप चाहो तो यहीं पे छोड़ सकते हो इस चीज को, और चाहो तो अगर आपको अपनी किताब के आंसर से मैच करवाना है, या फिर हमने जो अभी पीछे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से निकाला था उससे मैच करवाना है, तो इसको सिंप्लीफाई कर दो। कैसे? तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 3। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 5 डिवाइड बाई 2। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, दो फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई में है, तो ये 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 2 6 होता है, और ये 6 जो है ये डायरेक्टली इस 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास क्या आंसर बचेगा, यहाँ पे ये बचेगा 2x प्लस 1 और यहाँ पे बचेगा 2x प्लस 5। तो ये हमारा फैक्टर आ गया इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, आप चाहो तो यहां भी छोड़ सकते हो, इसमें कोई गलती नहीं है, और चाहो तो इस तरह से यहां तक कैलकुलेट कर दो। और ध्यान से अगर आप देखें तो यही चीज हमने अभी पीछे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कैलकुलेट की थी। तो आई होप आपको फैक्टर थ्योरम से निकालना समझ आया होगा। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आई नो कि काफी लंबा हो चुका है। ठीक है, देखो फैक्टर थ्योरम में यही सबसे बड़ी दिक्कत है, हमें ना रख रख के चेक करना पड़ता है और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए फैक्टर थ्योरम मत लगाओ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करो, आपका टाइम बहुत बचेगा। ठीक है, और एग्जाम में अगर ये लिखा हुआ है कि फैक्टराइज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर दो। लेकिन अगर ये लिखा हुआ है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टर थ्योरम से ही करना है, देन उसके बाद आप फैक्टर थ्योरम से करो। ठीक है, मेंशन कर रखा है तो फैक्टर थ्योरम से करो, अदरवाइज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा के फैक्टर निकाल दो। क्लियर है? तो एक बार दोबारा से देख लो क्या करना है। सबसे पहला स्टेप, लीडिंग कोएफिशिएंट को 1 बनाओ। दूसरा स्टेप, जो कांस्टेंट पार्ट है ना, कांस्टेंट पार्ट के फैक्टर बनाओ, और हर फैक्टर को रख रख के चेक करो कि कौन सा हमारा फैक्टर सही है। ठीक है, किस फैक्टर पे पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, तो जिस पे 0 होगा उसी से लीनियर फैक्टर बना दो या फिर लीनियर एक्सप्रेशन बना दो, और वही आपका फैक्टर कहला जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो यहां पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और फैक्टर थ्योरम से हमने फैक्टराइज करना सीख लिया। अब हम इसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप इतना नोट डाउन करें, देन उसके बाद हम आगे मूव ऑन करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 4 हमने लिया है। ठीक है, इसमें हमसे क्या बोल रखा है, 4 पॉलिनोमियल हमारे पास क्वाड्रेटिक। ठीक है, इनको फैक्टराइज करना है। तो अब मैं इनको ना चारों को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करूंगा, बिकॉज फैक्टर थ्योरम से ना काफी ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज सजेस्ट करता हूँ कि आप खुद से फैक्टर थ्योरम से निकालना। ठीक है, और आंसर आप मैच कर सकते हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और फैक्टर थ्योरम दोनों से सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। हमें क्या करना है, अब मैं यहाँ पे स्टेप नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले लीडिंग कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म से, यानी 12 को मल्टीप्लाई किया हमने 1 से। ठीक है, तो आंसर में क्या आ गया, 12।
अब 12 के फैक्टर बना दो, तो 12 का फैक्टर एक 1 हो जाएगा, एक खुद ये 12 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। ये सारे इसके फैक्टर हैं, ठीक है। अब क्या करो, इसके आगे प्लस माइनस लगा दो जल्दी से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस, ठीक है। अब क्या करना है, दो पेयर यहां से कोई ऐसा उठाओ जिसकी मदद से आपको माइनस का 7 मिल जाए। तो माइनस का 7 अगर आप यहां से चेक करो तो माइनस का 7 आपको यहां से कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ध्यान से देखें कैसे। एक तो आपको ऐसे मिल सकता है कि आप -6 और -1 ले लो, है ना, दोनों को अगर आप जोड़ दो तो आपको यहाँ पे वापस क्या मिल जाएगा, आपको माइनस का 7 मिलेगा, क्लियर है। और एक आपको यहां से ये मिल जाएगा, ध्यान से देखें, सॉरी ये चीज गलत है, क्यों, -6 और -1 जो है वो प्लस करने से 7 तो मिल जाए, -7 तो मिल जाएगा, मगर 12 नहीं मिलेगा ना, हमें 12 भी तो लाना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके। तो यहां से एक फैक्टर मुझे ये दिख रहा है कि आप -4 और -3 ये पेयर उठा लो, ठीक है। तो आगे लिखते हैं 12x² को एज इट इज, +1 को एज इट इज, बीच वाले को स्प्रेड करेंगे इनके रूप में, ठीक है। तो माइनस का 4x एंड माइनस का 3x, ठीक है। अब क्या करना है, यहां से कॉमन ले लो, इसके अंदर से और इसके अंदर से क्या कॉमन दिख रहा है, तो यहां पर 12 है, यहां पर 4 है, तो 4 दोनों में कॉमन दिख रहा है, बाहर कॉमन ले लो। यहां पर x है, x² है, यहां पे x है, तो x भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहां क्या बचेगा, 3 और एक x बच जाएगा, और यहां पर माइनस का 1, है ना, क्योंकि यहां से हमने 4x पूरा ही बाहर ले लिया। और यहां से हमें क्या कॉमन दिख रहा है, तो हमें कॉमन, अच्छा एक चीज आप ना, मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं, ठीक है, इसके आगे प्रोसीड करने का तरीका। वैसे तो आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर आपसे यहाँ पे गलती हो जाती कॉमन लेने में, तो आप एक चीज ये किया करो कि आप इस चीज को ना दोबारा उठा के लिख दो, यानी 3x - 1, इतना कर दिया। देन उसके बाद आप इसको यहां पर किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि आपको ये ऊपर वाला नंबर मिल जाए, यानी -3x + 1। तो अगर आप -1 से इस चीज को मल्टीप्लाई करते हो तो देखो ध्यान से यही मिलेगा आपको, कैसे, -1 मल्टीप्लाई 3x विच इज -3x एंड -1 मल्टीप्लाई -1 विच इज +1, ठीक है। तो आप ये एक तरीका लगा सकते हो। देन इसके बाद ये चीज और ये चीज कॉमन है, तो बाहर ले लो, 3x - 1 कॉमन, और अंदर क्या बचेगा, 4x - 1। तो ये हमारे क्या है, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर है। उसी तरह से सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सो 2 3s are 6, 2 3s are 6, 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक 1 हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, है ना। और इसके अलावा और कुछ नहीं होंगे, इसके आगे प्लस माइनस लगा दो सभी में, ठीक है। अब वो पेयर ढूंढो जिसकी मदद से आपको 7 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पे 6 मिल जाए। तो 7 कैसे मिलेगा आपको बताओ, 7 आपको एक ही तरीका यहाँ पे मिलेगा, अगर आप 6 और 1 इसका पेयर उठाओ, ठीक है, 6 1 का पेयर, वो आपको 7 दे देगा, ठीक है। अच्छा नेगेटिव वाला उठाएं या पॉजिटिव वाला, तो ध्यान से देखो, प्लस का 7 चाहिए तो पॉजिटिव वाला उठाओ। तो अब इसको ऐसे लिखेंगे हम, 2x² + 6x + 1x + 3, क्लियर है। अब क्या करना है, कॉमन लेना है, तो यहां पर 2x², यहां पर 6x, तो 2x पूरा कॉमन दिख रहा है मुझे, क्योंकि 2x यहां भी है, 2x यहां भी है, तो यहां क्या बचेगा, यहां पर x बच जाएगा एक, ठीक है, क्योंकि x² तो आपने x कॉमन ले लिया ना, तो x² में से x कॉमन लेने पर x बचेगा, ठीक है, प्लस 6x में से 2x कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या बचेगा, x + 3, है ना। अब इस चीज को आप उठा के दोबारा रिपीट कर दो, तो x + 3 रिपीट कर दिया। देन उसके बाद आप इसको किस चीज से मल्टीप्लाई करो जो ऊपर आपको वही मिल जाए, तो यहाँ पे +1 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, क्योंकि ऊपर यही चीज लिखी है। जब सेम चीज आपको ऊपर बनानी है तो +1 से मल्टीप्लाई करो, तो 2x, यहां से आप ध्यान से देखो तो ये चीज और ये चीज कॉमन दिख रही है, तो इसको बाहर ले लो, x + 3 एंड 2x + 1, ठीक है। तो यहां से ये इसके फैक्टर आ गए। नेक्स्ट देखें, यहां पे इस ये क्या हो जाएगा, 6 × -36, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -36, है ना। अब -36 के फैक्टर क्या हो, क्या क्या होंगे, -36 के फैक्टर होंगे हमारे 1, है ना, और ये एक खुद -36, ठीक है, एंड 2 भी इसका फैक्टर होगा, 3 भी फैक्टर होगा, 4 भी फैक्टर होगा, 5 होगा नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 होगा, 10 नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 होगा, 13 14 15 नहीं होगा, 18 होगा। इसके बाद अब सीधा डायरेक्टली 36,
ठीक है, 36 होगा इसका फैक्टर, मतलब 36 बिल्कुल होगा। क्यों? 36 को आप मल्टीप्लाई कर दो -1 से, ठीक है। अब सभी के आगे लगा दो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अच्छा, यहाँ पे ये 36 हटा दो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये 36 इंक्लूड हो चुका है, क्लियर। तो ये प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, ठीक है, ये भी प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, क्लियर। अब कोई ऐसा पेयर ढूंढो जिसकी मदद से आपको 5 मिले, ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे और मल्टीप्लाई करने पे आपको 36 मिल जाए। तो ऐसा कौन सा पेयर है, ध्यान से देखें। कैसे बना सकते हो आप? 5। तो अगर मैं यहां से 9 और 4 का पेयर उठाऊं तो मुझे 5 मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अगर 9 में से 4 जाएगा तो 5 ही बचेगा, लेकिन मुझे माइनस का 36 भी चाहिए। तो माइनस का 36 कैसे बन सकता है? अगर आप इसको दोनों को माइनस माइनस ले लेते हो तो ये प्लस का 36 दे देगा, लेकिन आपको माइनस का 36 चाहिए। तो इनमें से कोई एक तो आपको कैसा लेना है? पॉजिटिव, और एक नेगेटिव लेना है, ठीक है। अब बात यह आती है कि किसको पॉजिटिव ले किसको नेगेटिव, तो वो पता लगेगा आपको बीच वाले टर्म से। आपको प्लस का 5 बनाना है। प्लस का 5 कब बनेगा? जब आपका जब आप कि कोई बड़ी चीज में से कोई छोटी चीज माइनस कर रहे हो, है ना। अगर आप -9 पे लगा दोगे तो इसमें से, ध्यान से सुनो, अगर आप -9 पे -9 पर लगा रहे हो तो अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको -5 मिलेगा, +5 भी मिलेगा। +5 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये चीज करना पड़ेगा, है ना। यानी 4 पे माइनस लगा दो। तो हमें यहाँ पे मिल चुका है हमारा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक है। तो इसको लिखो 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस का 6। अब यहां से आपको क्या कॉमन दिख रहा है? एक तो x कॉमन है, दूसरा यहां भी 3 है और यहां भी 3 है, तो 3x पूरा कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ 2 बच जाएगा और ये x बच जाएगा। प्लस का यहाँ पे क्या, केवल 3 बचेगा, ठीक है, क्योंकि 3x तो कॉमन ले लिया आपने। अब इस चीज को दोबारा रिपीट कर दो, ठीक है। दोबारा रिपीट करोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3। इस चीज को आप किस चीज से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, किस नंबर से, कि आपको ये चीज मिले। तो ध्यान से देखो, दोनों नेगेटिव नेगेटिव के हैं, इसका मतलब यहाँ पे कोई एक नेगेटिव नंबर ही आएगा। दूसरी चीज, इसका ना डबल लिखा हुआ है ऊपर, देखो ये 2x है, ऊपर 4x है, ये 3 है, ये 6 है, तो यहाँ 2 लगा दो, ठीक है। अब ये चीज और ये चीज कॉमन है, तो 2x प्लस 3 बाहर ले लिया हमने, और ये क्या बच गया? 3x माइनस 2। तो ये इसका फैक्टर हो गया, क्लियर है। लास्ट देखें, 3x² माइनस x प्लस 4। तो 3 4 सॉरी 3 मल्टीप्लाई -4, ये हो जाएगा माइनस का 12। अब इसके फैक्टर क्या होंगे? एक 1 हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, है ना, 4 भी हो जाएगा और 6 भी हो जाएगा और 12 भी हो जाएगा। सब पे प्लस माइनस लगा दो, ठीक है। अच्छा, आपने जब फैक्टर निकालो तो आप नंबर का ही फैक्टर निकाला करो, ठीक है। आप साइन वाइन से टेंशन मत लो कि -12 का फैक्टर निकालना है, नहीं, आप 12 का फैक्टर निकालो। देन उसके बाद सब पे प्लस माइनस जब आप लगाओगे ना तो वो ऑटोमेटिकली उस नंबर का फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? हमें कोई ऐसा पेयर ढूंढना है जिससे हमें माइनस का 1x मिले, यानी -1 लाना है हमें बीच में, और मल्टीप्लाई करने पे हमें माइनस का 12 भी चाहिए। तो ये काम 4 और 3 की मदद से ही हो सकता है, क्योंकि 4 में से 3 जाएगा तो हमें -1 मिलेगा, और इसको मल्टीप्लाई करने पे हमको 12 मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे माइनस का 12 चाहिए। दैट मीन्स फिर से ये दोनों ना तो नेगेटिव हो सकते हैं ना ही पॉजिटिव हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों के साइन अलग अलग होने चाहिए। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो हमें किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव लेना है, तो फिर से वो ये बताएगा। मुझे यहाँ पे -1 चाहिए। -1 कब आएगा? देखो, 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1 आएगा, लेकिन 3 में से 4 माइनस करोगे तो -1 आएगा। इसका मतलब माइनस का साइन 4 पे लगा दो, ठीक है। तो यहां से ये आपका हो जाएगा 3x² माइनस का 4x, और ये हो जाएगा प्लस का 3x, और ये हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है। ध्यान से देखो, इन दोनों को आप अगर सॉल्व करोगे तो वापस -x मिलेगा। अब उसके बाद इसमें से और इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है? तो नंबर तो कोई कॉमन नहीं है, x कॉमन दिख रहा है, तो x को कॉमन ले लो। यहां से बचेगा आपका 3x माइनस 4। इस चीज को रिपीट कर दो दोबारा, तो 3x माइनस 4, एंड अब इस चीज को किससे मल्टीप्लाई करें? जो ये मिल जाए। तो ऊपर जो चीज लिखी है वही ये चीज है, तो +1 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। देन उसके बाद ये और ये चीज कॉमन है, तो 3x माइनस 4 को कॉमन लिया, और अंदर क्या बच गया? x प्लस 1। तो उसी तरह से
हमने सारे पार्ट सॉल्व कर दिए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो आप यहाँ से एक चीज ये ऑब्जर्व कर सकते हो, देखो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से कितनी आसानी से ना फैक्टराइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये थे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। तो अब मूव करते हैं अपने चैलेंजर क्वेश्चन की तरफ, देन उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। तो इतना नोट डाउन करें। सो आगे देखिए, हमारे पास दो क्वेश्चन है, ठीक है, और ये आज के लास्ट क्वेश्चन होंगे। एंड ये दोनों क्वेश्चन ना अपने आप में बहुत ही अच्छे सवाल है। मतलब अगर आपने इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, दैट मीन्स फैक्टराइजेशन में आपकी बहुत अच्छी कमांड बन गई है, ठीक है। तो चैलेंजर भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको हट के सोचना पड़ेगा। जो अभी तक हमने किया है वो तो करना ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग भी लगेगा आपका फैक्टर बनाने में। क्लियर? तो सबसे पहले इसको देखते हैं, ध्यान से देखिए। फिर से मैं इसको दोनों को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही सॉल्व करूंगा। कैसे? मुझे इसके फैक्टर निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहली चीज ना, हमें क्या करना होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है ना, लीडिंग कोएफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। मगर एक चीज मुझे यहाँ पे ये दिक्कत लग रही है, अगर मैं इसको 2 मल्टीप्लाई 3/4 कर दूं, ठीक है, तो ये चीज मुझे क्या मिलेगी, 6/4 यानी 3/2 ये मिलेगा, है ना, यही मिलेगा। अब मुझे 3/2 के फैक्टर बनाने पड़ेगा और उसकी मदद से बीच वाला स्प्लिट करना पड़ेगा, जो कि बहुत गंदा सा लग रहा है ना, और काफी ज्यादा लेंदी भी हो जाएगा और एक्सप्रेशन को बहुत गंदा कर देगा, खराब कर देगा। तो मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा दिमाग लगा रहा हूँ। आई होप, पता नहीं आप लगा पाओगे कि नहीं, लेकिन हाँ, अगर आप प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, आप फैक्टराइजेशन के खूब सवाल करोगे, तो आप ये दिमाग आप भी लगा पाओगे। कैसे? मैं इस चीज को ऐसे नहीं करूंगा, देखना जरा ध्यान से। मैं पहले क्या कर रहा हूं ना, मैं ये जो चीज है ना, इनको पहले मैं यहां से गायब कर रहा हूं। मुझे ये चीज नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज नहीं होगी ना तो फिर फैक्टराइज करना बहुत आसान होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेना आता है ना? क्या करोगे एलसीएम लेने के लिए? 2 4, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, ठीक है। तो 2 4 1 का एलसीएम क्या होता है? 4, ठीक है। अच्छा, 4 को आप 1 से डिवाइड करोगे, 4 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8 हो जाएगा, 8x² प्लस, ठीक है। 4 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 14x होगा। 4 को 4 से डिवाइड करोगे, 1 ऊपर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे ये क्यों किया आपने? तो मैंने ऐसा इसलिए किया है भाई, देखो अब मैं ना इसके फैक्टर निकाल सकता हूं बहुत आसान से, है ना, बहुत आसान है इसका फैक्टर निकालना, है ना। ये तो बिल्कुल एनसीईआरटी का सवाल बन गया। उसके बाद जो फैक्टर आएंगे ना, उसको 4 से डिवाइड, समझ पा रहे हो ना भाई? आंसर तो अभी भी वैसे ही आएगा, ठीक है। तो आज निकालते हैं इसके फैक्टर। तो 8x² प्लस 14x+3। तो कैसे निकालोगे? लीडिंग कोएफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई किया तो 8 × 3 24 हो गया, ठीक है। 24 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? तो एक तो 1 होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 10 11 12 होगा, 12 के बाद देन सीधा 24 होगा। और कोई फैक्टर बच रहा है? नहीं। अब सबके आगे लगा दो क्या, प्लस माइनस, है ना, ये लगा दिया हमने प्लस माइनस। प्लस माइनस लगाने के बाद वो पेयर निकालो जिसकी मदद से हमें क्या चाहिए, 14। 14 कैसे बनेगा? तो 14 बनेगा 12 और 2, 12 2 करने पे 14 बन जाएगा, तो 12 और 2 करना है, 14 बन जाएगा। अब आप बोलोगे कि 8 और 6 की मदद से भी तो 14 बनेगा, तो भाई ठीक है, ठीक है, बनेगा, जोड़ने पे बनेगा, मगर मल्टीप्लाई करने पे 48 बन जाएगा, है ना। और 48 नहीं चाहिए भाई हमें, क्लियर है, हमें 24 ही चाहिए। तो ये जो पेयर है ना, ये रिजेक्ट, ठीक है। हाँ, ऐसे सोच लिया करो। देखो हर पॉसिबिलिटी रख के चेक करो, जब तक सोचोगे नहीं तब तक ये जो थिंकिंग है ना, जो मैंने अभी यहाँ पे किया, ये डेवलप तभी होगा जब आप ऐसे उलट पुलट करके सोचोगे, ठीक है। हर तरह की पॉसिबिलिटी सोचो और चेक करो कौन सा सही है कौन सा गलत। तो आप ध्यान से देखें, और मुझे पॉजिटिव ही चाहिए तो दोनों पॉजिटिव ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहां भी पॉजिटिव चाहिए, ठीक है, तो पॉजिटिव लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब आगे देखें ध्यान से, 8x² को एज इट इज रहने दो और +3 को एज इट इज, बीच में स्प्लिट कर दो 12x + 2x, ठीक है। अच्छा, अच्छा, यहां पर आपके मन में आई डोंट नो कि ये ख्याल आया अभी तक कि नहीं, हम इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते थे
8x² प्लस 2x प्लस 12x प्लस 3। ऐसे भी तो लिखना सही है ना, इसमें क्या गलती है? मतलब आप इसको ऐसे ना लिख के पलट के लिख दो। आपने देखा होगा कि मैं हमेशा ना पहले बड़ा नंबर लिखता हूँ, उसके बाद छोटा नंबर लिखता हूँ। अभी तक जितने भी सवाल किए हैं, 5 सवाल करवाए हैं, पांचों में देखना मैंने एक चीज कॉमन की है, पहले बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर, पहले बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इसका जवाब ना आप सोचो और कमेंट में बताओ, ठीक है? देन उसके बाद मैं देखूंगा कि कौन सही जवाब दे रहा है। क्लियर है? तो आगे देखें। तो अब क्या करना है हमें, यहां से और यहां से कॉमन निकालना है। क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ पे 8x² है और यहाँ पे 12x, दोनों में 4 कॉमन है तो 4 बाहर ले लो, ठीक है? और x भी कॉमन है, वो भी बाहर लो। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2x बचेगा एंड प्लस का 3। इस चीज को दोबारा रिपीट कर दो तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3, है ना? और यहाँ पे देखो ऊपर वही चीज है, इसका मतलब यहाँ पे +1 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये चीज और ये चीज कॉमन है तो 2x प्लस 3 एक बार, और अंदर क्या बच गया? ये 4x, ठीक है? अब आप बोलोगे आंसर आ गया। एक सेकंड, आंसर अभी नहीं आया। वैसे आंसर आ चुका है, लेकिन थोड़ी सी हमें ना अभी खुराफाती करनी बाकी है। क्यों? क्योंकि भाई हमने ना थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे झमेला जो क्रिएट किया है ना, इस झमेले को यहाँ पे खत्म करना है। कैसे? अब जरा ध्यान से देखो। आपने ऊपर वाले का फैक्टर बना दिया। क्या बनाया फैक्टर? 2x प्लस 3 और 4x डिवाइड बाई 4। ये चीज है ना, मतलब ऊपर आपने इसका फैक्टर लिख दिया और नीचे 4 था हमारा, ठीक है? अच्छा आप ध्यान से देखो, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, और बीच में अगर मैं इस 4 को अलग करके लिख दूं, ठीक है, इस चीज को अगर मैं ऐसे ना लिख के, अगर मैं ऐसे लिखूं तो कोई गलती है क्या? भाई अभी भी 4x ही लिखा है ना, बस थोड़ा मैंने अलग अलग करके लिख दिया, ठीक है? अलग करने से फायदा ये हुआ है कि ये 4 और ये 4 डिवाइड हो जाएंगे, है ना? और डिवाइड होने के बाद आपको यहां से फैक्टर मिल गया x, 2x प्लस 3। दिस इज आवर आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना? तो हमने इस गंदे से दिखने वाले सवाल के फैक्टर निकाल दिए, ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा अगर आप इसको ऐसे ही अगर छोड़ना चाहते हो, ध्यान से सुन लो, या फिर यहां पे भी अगर आप छोड़ोगे तो भी सही है। क्यों? भाई ये जो चीज है ये इसका फैक्टर है और नीचे डिवाइड में 4 है, तो इस नंबर के डिवाइड होने से इसके फैक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस चीज को जरा समझ लो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि हम ये नहीं करना चाहते, हम यहीं पे छोड़ सकते हो, ठीक है? ये भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। कैसे? जरा एक चीज देखो, ये 8 है, 8 का फैक्टर होता है 4 डिवाइड मल्टीप्लाई 2। क्लियर? ठीक है। अगर मैं इस 4 को, ध्यान से सुनना, 2 से डिवाइड कर दूं और 2 से ही मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या इसके फैक्टर में कुछ फर्क पड़ा है क्या? अब बोलोगे नहीं। तो वही सेम कहानी ना यहां पर हो रहा है। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, ये जो 4 है ना, ये 4 एक्चुअल में ये 2 का काम कर रहा है। मतलब आपका जो ये आंसर लिखा है ना, ये एक्चुअल में सही लिखा है, ठीक है, इसके रूप में। तो आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी यहां पे, ये जो चीज है ना, ये चीज लिख के छोड़ देना। मतलब आप 4 से 4 ना काटो, आप डायरेक्टली ये लिख देना 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई 4x डिवाइड बाई 4। ये आंसर भी आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा, ठीक है? सो लास्ट अपने चैलेंजर की तरफ देखते हैं, ठीक है? देखो इस तरह का जो सवाल है ना, ये ऑल्दो आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है? क्योंकि ये थोड़ा ना काफी अपने आप में एक थिंकिंग प्रोसेस सवाल हो गया। लेकिन अगर आपका पेपर काफी ज्यादा कोई अच्छा एग्जामिनर सेट करता है, ठीक है, मैं 9th क्लास की बात कर रहा हूँ, 10th क्लास में मे भी ऐसा सवाल आ जाए, लेकिन 9th क्लास में ऑल्दो मैंने इस तरह के सवाल आते हुए नहीं देखे हैं, ठीक है? लेकिन अगर इन फ्यूचर एग्जामिनर आपका बहुत अच्छा खासा बैठा है पेपर सेट करने के लिए, तो हो सकता है वो इस तरह का सवाल डाल दे। मेन दिक्कत यहाँ पे पता है क्या होती है? लोग रूट के नंबर को देख कर डर जाते हैं कि रूट का नंबर आ गया बीच में, इसे कैसे हम फैक्टराइज करेंगे? तो भाई देखो, बहुत ईजी है करना इसे फैक्टराइज। मैं जो बता रहा हूँ उसको जरा गौर से करना, सुन लो, ठीक है? पहला स्टेप आपको सेम करना है, जैसे सब में करते आए हो ना, वैसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई करो। कितना आ जाएगा? -12। ठीक है, इसके फैक्टर लिख लो जल्दी से। तो 1 2 3 4 6 12, सब पे प्लस माइनस लगा दो जल्दी से।
लगा दिया, ठीक है। अब क्या करो ना, फर्स्ट टर्म को एज इट इज और लास्ट टर्म को भी एज इट इज, ये तो हम हमेशा करते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है ना कि इसमें से कौन सा पेयर उठाएं जो रूट का नंबर दे दे, मतलब बीच में आपको 5√2 बनाना है, वो कैसे बनेगा? वो तो बन नहीं पाएगा। बिल्कुल बनेगा, देखो कैसे। आप मुझे ये बताओ, आपको 5√2 चाहिए ना, इसका मतलब दोनों पेयर में आपको √2 तो लाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई देखो, रूट के नंबर कब जोड़ते हैं? जब एक नंबर पे भी रूट हो, दूसरे पे भी रूट हो, तभी वो जोड़ सकते हैं, माइनस हो सकते हैं, है ना। तो आप सबसे पहले ना यहाँ पे 2√2 लिख दो इस तरह से, ठीक है, और x तो लगा ही दो। ध्यान से सुनना मैं कर क्या रहा हूं, मुझे ना 5√2 चाहिए, और मैं इनके यहाँ पर जो मेरे पास फैक्टर मौजूद है, यहीं से मैं कोई ऐसा पेयर ढूंढूंगा जिससे मुझे ये 5√2 मिलेगा। देखना कैसे। मैंने √2 यहां पे लगा दिया, ठीक है, अपनी तरफ से। अब मैं क्या करूंगा, मैंने दो जगह √2 लगाया, इसका मतलब मैंने कुछ ये किया होगा और मुझे वापस में मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। अच्छा, √2 मल्टीप्लाई √2 क्या होगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से तो मुझे 2 मिल गया, लेकिन मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए -12। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे चाहिए -12। मुझे मिला क्या अभी? 2 मिला। किस चीज की कमी है? यहां पर कमी है 6 की। अगर मैं इस चीज को मल्टीप्लाई कर दूं 6 से, है ना, और इधर भी मल्टीप्लाई कर दूं मैं 6 से, तो काम बन जाएगा। कैसे बनेगा? देखो ध्यान से। ये जो √2 है और ये जो √2 है, एक्चुअल में ये दोनों आए कहां से? ये आए हैं इस 2 की मदद से। कैसे? आप 2 को क्या लिख सकते हो? आप 2 को लिख सकते हो √2 मल्टीप्लाई √2, यही लिख सकते हो ना। यानी आपने एक 2 तो वहां से एक फैक्टर ले लिया। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, एक फैक्टर तो आपने 2 ले लिया ना वहां से। दूसरा, अब आपको कोई ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए जिसको आप मल्टीप्लाई करो तो -12 मिले, और जोड़ने पे आपको +5 मिल जाए। तो ऐसा कौन सा फैक्टर बन सकता है? सोचो, कौन सा फैक्टर बनाओगे ऐसा? देखो, एक तो हमें √2 ये तो हमने ले लिया, ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ पे -12 चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे एक क्वांटिटी नेगेटिव की होगी, ठीक है। अब इस माइनस को थोड़ा दूर करके लिख रहे हैं क्योंकि हमें रूट के साथ एक नंबर और चाहिए। अब यहां पर मैं कौन सा वो नंबर लिखूं जिससे मुझे 5 मिल जाए? अच्छा, ये माइनस क्यों लगाया? क्योंकि मुझे -12 चाहिए। दूसरी चीज, अब मैं इनको आपस में माइनस करूंगा तो मुझे -5 कभी नहीं, +5 कभी नहीं मिलेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इनको जोड़ना पड़ेगा, है ना, जोड़ना पड़ेगा। और दूसरी चीज, मुझे यहाँ पे इस वाले नंबर को छोटा बनाना है, इसको बड़ा बनाना है। क्यों? क्योंकि जब छोटे में, ध्यान से देखो, ये एक नेगेटिव नंबर है, अगर ये छोटा होगा और इसमें ये बड़ा वाला पॉजिटिव जुड़ेगा तो ओवरऑल आपको पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो इसको हमें छोटा बनाना है। अब कैसे बनाएंगे? 5 को कैसे आप तोड़ सकते हो? तो ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे एक और खुराफात ये करने जा रहा हूं कि अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं 6, और ये जो नेगेटिव है, ठीक है, या फिर इस माइनस को यहीं पे रहने दो, मैं यहां पर 6 लगा दूं, तो मेरे हिसाब से शायद मेरा काम बन गया। कैसे? मैंने आपको क्या बोला था, देखो 2 तो हमने इस्तेमाल कर लिया, अब हमें एक फैक्टर और चाहिए था बस। तो एक फैक्टर वो हम इनमें से एक उठा के लाए 6 प्लस का। क्यों? क्योंकि 6√2 -√2, इस चीज को आप सही से लिखोगे तो ये ऐसा कुछ है बना हुआ, 6√2 -√2। आप अगर इनको सॉल्व करो तो आपको 5√2 मिलेगा। दूसरी चीज, आप इसको मल्टीप्लाई करो तो आपको -12 मिलेगा। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। मैंने थोड़ा इसको कुछ ज्यादा ही लंबा कर दिया, लेकिन मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। भाई देखो, इसको तोड़ने का यही तरीका है। आप क्या करो, जो रूट वाला नंबर है ना, पहले उसको लिखो, और उसको लिख कर ना आप देखो कि आपका वो कौन सा फैक्टर बन रहा है, कि आपने इनमें से कौन सा फैक्टर इस्तेमाल किया। देन उसके बाद आप दूसरा फैक्टर ढूंढो इस बीच वाले नंबर की मदद से। बीच में हमें 5 चाहिए था, तो मैंने ये चीज दिमाग लगाया कि मुझे 5 कैसे मिल सकता है। तो मैंने देखा कि यार 6 में से अगर मैं 1 माइनस कर दूं, ठीक है, देखो यहाँ पे ये इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 6 में से 1 जब जाएगा ना तो ही मुझे 5 मिलेगा।
तो इसका मतलब ये जो पेयर है ना हमारा, ये ही पेयर हमारा क्या है, इसका बिल्कुल सही पेयर बैठ रहा है। ठीक है, तो अब इसको उठा के बस रखना है, अब हमारा सवाल हो चुका है। ठीक है, जो भी देखो दिक्कत थी वो यहीं पे थी। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आई है तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करो और दोबारा इस चीज़ को देखो। तो आगे देखिए, अब इसको कैसे लिखेंगे, प्लस का 6√2x माइनस का √2x, सॉरी ये है प्लस माइनस का 3। क्लियर है, हमने स्प्लिट कर दिया। अब कॉमन लेते हैं, तो अब यहां से हमें कॉमन लेना है। अब ध्यान से देखो कॉमन कैसे लेंगे, मुझे इसमें से और इसमें से कॉमन लेना है। ठीक है, तो आपको एक चीज ये करनी है, ध्यान से सुनना। ठीक है, आपको ना यहां से एक √2 का कॉमन जरूर बाहर निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आगे देखो √2x है। ठीक है, तो जब यहां से √2x आप कोई कॉमन निकालोगे तभी आप आगे भी उस तरह का कोई एक्सप्रेशन बना पाओगे। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो मैं यहां से ना √2 और x तो कॉमन आएगा ही आएगा। ठीक है, √2x कॉमन निकालता हूं। दूसरी चीज, कुछ और भी कॉमन दिख रहा है √2 के अलावा। अच्छा, ये √2 कैसे कॉमन निकाल रहा हूं, तो देखो मुझे 4 और 6 में से कुछ कॉमन निकालना है। 4 और 6। ठीक है, 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 × 3 लिख सकता हूं। एंड 4 को मैं लिख सकता हूं 2 × 2। ठीक है, अच्छा 6 को और मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 × √2 × 3। और 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 × √2 × 2। अब बोलोगे ऐसा क्यों लिख रहे हो, तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ कॉमन कैसे निकालोगे। तो कॉमन क्या है, ध्यान से देखो, एक तो √2 यहां पर भी है इसके पास और एक √2 यहां पे भी है इसके पास, है ना। क्लियर है, ठीक है। दूसरा क्या है, और यहां पर इसके पास है √2, इसके पास भी है √2, है ना। यानी 2 √2 इसके पास यहाँ पे मौजूद है। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, अच्छा हमने यहाँ पे गलती ये कर दी, ये 6 √2 था ना, सॉरी यहाँ पे 6 √2 है। ठीक है, तो यहाँ पे एक √2 और आ जाएगा, मल्टीप्लाई √2। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई, तो आप ध्यान से देखें, ये √2, ये √2, ये √2। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं सही करके लिख रहा हूँ दोबारा से। ये एक्चुअल में ये लिखा हुआ है 2 × √2 × 3, है ना, दैट इज 6 √2। तो मैंने क्या बोला कि √2 ध्यान से देखो दोनों में है कॉमन, तो कॉमन ले लिया मैंने √2, है ना। और क्या है कॉमन, तो यहां पे भी 2 है और यहां पे भी 2 है, तो 2 भी आप कॉमन ले सकते हो। तो 2 √2 आपका पूरा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 2 √2 जब कॉमन ले लिया तो 4 में क्या बचेगा, 4 में बचेगा, ध्यान से देखो आपका 4 में बच रहा है केवल √2 बच रहा है। ध्यान से देखो √2, है ना, तो यहाँ पे बचेगा √2x प्लस 6 √2 में से आपने 2 √2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, ये आपने पूरा कॉमन ले लिया, तो केवल आपके पास 3 बच गया, तो यहाँ पे प्लस का 3। इस चीज को दोबारा रिपीट कर दो, तो ये हो जाएगा √2x प्लस 3, है ना। अच्छा, अब इस चीज को किससे मल्टीप्लाई करो तो ये आपको ये चीज मिल जाए, तो -1, है ना, साफ साफ दिख रहा है हमें। तो इस चीज को और इस चीज को कॉमन ले लो आप, √2x प्लस 3, एंड यहाँ पे क्या हो गया 2 √2x माइनस 1। तो ये हमारा क्या आ चुका है यहां से, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर। ठीक है, आई नो कि थोड़ा सा ये यहाँ पे दिक्कत देता है। ठीक है, पहले तो यहाँ पे स्प्लिट करने में प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज यहाँ पे कॉमन लेने में, कॉमन लेते हुए आप सावधानी ये रखना, देखो मैंने यहाँ पे √2 क्यों कॉमन लिया, क्योंकि ध्यान से देखो जब मैंने इस चीज को रिपीट किया ना, तो रिपीट करने पे ना मुझे ये चीज मिल गई। ठीक है, आप ना पहले खुद से ट्राई करना। ठीक है, कैसे, आप अगर यहां से सिर्फ 2 कॉमन लेते, ठीक है, देखो कॉमन वो चीज ली जाती है जो दोनों में हो। ठीक है, पूरा जो भी कॉमन आ रहा है सब कॉमन बाहर निकाल दो। ठीक है, आप आगे ये सब चीजें मत देखो, जैसे आप 6 √2 को अलग लिखो, 4 को अलग लिखो, दोनों के पूरे पूरे फैक्टर बना लो। ठीक है, और देखो कि क्या कॉमन है, जो भी कॉमन आ रहा है सब कॉमन ले लो, जो अंदर बस वही बचना चाहिए जो अनकॉमन पार्ट हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो आप इस वीडियो को ना थोड़ा रिवाइंड करो पीछे,
और दोबारा से देखो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।